तो बेटा हेडिंग क्या है? ट्रांसफॉर्मर। हेडिंग तो ऐसे डाल रहा हूं जो है चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। तो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है पहले आप ये समझ लो। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है बेटा? वोल्टेज को कंट्रोल करता है कह सकते हो, पावर को कंट्रोल कह सकते हो, करंट को कंट्रोल करता है कह सकते हो। तो वो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज, पावर, करंट, इन सभी चीजों को मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो लिख लो, इट इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म, अ डिवाइस दैट transform a device that transform voltage। तो आप वोल्टेज भी लिख सकते हो, करंट भी लिख सकते हो और पावर भी लिख सकते हो। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, करंट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, पावर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अच्छा बेटा अब सभी बच्चे ये बताओ, ट्रांसफॉर्मर तो समझ में आ गया ना क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है। किसको? वोल्टेज, करंट, पावर, इन सभी चीजों को वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैं पूछ रहा हूं कितने टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर होते हैं? तो दो टाइप के। कितने टाइप के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं? दो टाइप्स। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, तो लिखिए, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मर क्या कर सकता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल सकता है। एक तो ये भी कर सकता है ना, लो वोल्टेज को हाई। दूसरा क्या कर सकता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ट्रांसफॉर्मर क्या कर सकता है बेटा? ट्रांसफॉर्मर कहीं अगर लो वोल्टेज है तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज भी बना सकता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज भी बना सकता है। तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जब भी बनता है तो वहां कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज होता है? स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और जहां पे हाई से लो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है वो कौन सा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मेनली कहां यूज होते हैं पता है आपको? पावर स्टेशंस में। कहां यूज होते हैं? पावर स्टेशंस में यूज होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहां यूज होता है? पावर स्टेशंस में। अच्छा बोलो तुम, क्यों क्यों वहां यूज होता है? ये भी तो होगा ना। अब तुम खुद ही सोचो, अगर बेटा तुम पावर स्टेशन से यहां तक हर घर तक इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है तो वो इतनी दूर से ट्रेवल करके आएगा। अब दूर से ट्रेवल करके आएगा, अगर कम पोटेंशियल होगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा बीच में ही, और बीच में ही आते आते ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको वहां से कैसा पोटेंशियल देना पड़ता है? हाई पोटेंशियल। कितना हाई? 11,000 वोल्ट की लाइनें रहती हैं। देखो ना, जहां बड़े बड़े ऐसे शक्तिमान टावर खड़े रहते हैं, देखोगे नहीं, शक्तिमान टावर उसको कहते हैं। एक एंगल इधर से निकला, एक एंगल इधर से, नहीं देखे? हाँ ऐसे। शक्तिमान नहीं, शक्तिमान तो ऐसे रहता है। हाँ, तो उसको शक्तिमान टावर नहीं, शक्तिमान गोल गोल नहीं ऐसे भी खड़ा रहता है, देखा नहीं तुमने? तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज होते हैं? स्टेशंस में, पावर स्टेशन, क्योंकि वो दूर होते हैं। और वहां से टाउन में, सिटीज में अगर हमें क्या भेजना है, करंट भेजना है, तो हमें पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है। और हम लोग के घरों में कितना पोटेंशियल आता है? बहुत कम। कितना? 220 वोल्ट। 11,000 वोल्ट के अकॉर्डिंग 220 वोल्ट बहुत कम है। ये ज्यादा है? बहुत कम है ना। तो हम लोगों के जो पावर स्टेशन होते हैं वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। और जो हमारे गली कूचे नुक्कड़ पे लगे रहते हैं वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है? स्टेप डाउन। वो जो स्टेप अप से जो हाई वोल्टेज आता है वो स्टेप डाउन में बदल देता है, वो वोल्टेज को लो कर देता है। और हमारे घर में कितना भेजता है? स्टेप डाउन, यानी 220 वोल्ट। बात समझ में आई? तो हमारे जो बाहर ये सब लगे हुए हैं मोहल्ले मोहल्ले में, खंबे खंबे पे लटके हुए हैं, सब छोटे छोटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अभी बनते कैसे हैं सब मैं भी आपको बताऊंगा।
और स्टेप अप क्या होते हैं, जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, जो हाई वोल्टेज को लो। और कुछ कुछ डिवाइसेस भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिसको बनाने में हमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, जैसे तुमने स्टन गन देखी, स्टन गन अमेरिका में, बाहर फॉरेन कंट्रीज में स्टन गन ले लेते हैं, जिसमें तुम बटन दबाओगे तो उसमें स्पार्क होता है, बिजली पैदा होती है, और उसको इंसान के लगा देते हैं तो वो पुलिस लिए रहती है, गर्ल्स भी लेकर चलती हैं फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए। देखा कि नहीं स्टन गन? तो उसमें बेटा एक तुमको दिखाते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑफ स्टन गन। स्टन गन, हाँ ऑनलाइन आता है अमेजोन पे, अम्माजान। ये स्टन गन देखे हो कि नहीं? ये करंट छोड़ता है, ये तो फेंकता है, ये कार्टेज को फेंकेगा, ये बहुत तेजी से करंट जहां चिपकेगी तुम्हारे सीधे नीचे। समझ में आई बात? ये देखो, ये तो तुमने देखा ही होगा यार, ये देखो, इसमें देखो बीच में स्पार्क दिख रहा है आपको, ये देखो स्पार्क दिख रहा है। इसमें एक अंदर छोटू सा ट्रांसफॉर्मर होता है, जो कि तुम इसमें पता है कितने वोल्ट की बैटरी लगी है? 9 वोल्ट। अब सोचो ये 9 वोल्ट की बैटरी से इतना बड़ा झटका कैसे बन रहा है? इसके अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा है, वो 9 वोल्ट को कम से कम 1000 वोल्ट में बदल दे रहा है। 9 वोल्ट को किसमें बदल दे रहा है? और वो 1000 वोल्ट बाहर निकल रहा है, यही ले तो झटका लगता है 1000 वोल्ट का, मतलब इतना ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी वो 500-600 वोल्ट तक तो बदल देगा आराम से। समझ में? स्टन गन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप। झालर अलर देखे हो यूज होते हुए? इसमें छोटे चार्जर देखा यूज होते हुए? चार्जर को कभी खोल के देखोगे तो उसमें छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, पीले पीले लाल लाल, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे घर में कितने वोल्ट की बैटरी है वो आ रही है 220, और लैपटॉप मोबाइल को चार्ज करने के लिए कितना चाहिए? 5 वोल्ट, 6 वोल्ट या 7 वोल्ट। बहुत कम चाहिए ना, बहुत कम चाहिए ना, कि 220 वोल्ट तुम लैपटॉप के चार्जर को दे दो डायरेक्टली लैपटॉप को, फूक जाइए। तो उसको 9 वोल्ट चाहिए, तो वो स्टेप डाउन यानी वो वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम करके लैपटॉप के चार्जर को दे रहा है। वो एसी को किस में बदल दे रहा है? डीसी में। बैटरी चार्ज कर रहे हो उससे तुम। ये जो इन्वर्टर लगा है क्या कर रहा है, ये अल्टरनेटिंग करंट को किस में बदल देता है? डीसी में। वही जाके बैटरी में स्टोर हो जाता है करंट। अब देखो लाइट नहीं है, इन्वर्टर चल रहा है, अभी इन्वर्टर चल रहा है, अभी ये डीसी को किस में बदल रहा है? एसी में। देखो सब चीजें एसी से तो चल रही है, ये सब एसी वाले मटेरियल है, डीसी वाले नहीं है, लेकिन चल रहा है डीसी से ही। कन्वर्ट कर रहा है कौन? इन्वर्टर। इसका मेन रोल है, सबसे मेन रोल इन्वर्टर। और ये भारी क्यों होता है पता है? क्योंकि इसके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है। इन्वर्टर कभी उठाया हो तुम? काफी हैवी होता है, कम से कम 7-8 किलो का, ये 10 किलो का है जो रखा है। क्यों भारी है? क्योंकि इनके अंदर क्या लगा है? ट्रांसफार्मर लगे। समझ में आई बात? तो स्टेप अप क्या करता है, स्टेप डाउन क्या करता है, समझ में आया? अभी भी नहीं आया? अच्छा, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 1 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है कि भैया आप ये बताओ कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, बोलो। इन विच प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर वर्क्स, बताओ। तो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? मत देखो उधर, म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। किस प्रिंसिपल पर? म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये बताओ कितने बच्चों को म्यूचुअल इंडक्शन याद है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन, ये देखो ये लिखा होगा, ये देखो लिखा है, नहीं पढ़ा था? सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो यही होता है रिवाइज ना करने का नतीजा। कह रहे पढ़ा भी था क्या हमने? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा? आपके पास ये एक कॉइल है, इस कॉइल में हमने क्या लगा रखी है? एसी सोर्स, ठीक है? ये बैटरी लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहां पे एक कॉइल हमने ये लगा दी, और यहां पे लगाया है गैल्वेनोमीटर। यहां क्या लगा है? अब जरा आप लोग खुद बताओ, यहां क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर। अब ये एसी करंट है, एसी करंट का जो करंट है आई,
वो वेरिएबल होता है, डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है नहीं करता? तो ये करंट कैसा करंट है? वेरिएबल, मतलब करंट कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास होके निकलेगी, जाएगी या नहीं जाएगी? ये कॉइल क्या मैग्नेटिक फील्ड से पास होके निकलेगी? ये जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या इस कॉइल से पास होके निकलेंगी? हाँ बिल्कुल निकलेंगी, निकलेंगी। अच्छा, करंट आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, एसी करंट है। तो मैग्नेटिक, ये क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको पता होगा ना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। तो इस कॉइल से नॉर्मली तो पास कर रही है, कर रही ना, तो मतलब फ्लक्स जनरेट हो रहा। अब करंट आया तो फ्लक्स जनरेट हुआ, करंट गया तो फ्लक्स खत्म। तो फ्लक्स कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो क्या होगा? इस कॉइल में फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, फ्लक्स में क्या हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें क्या इंड्यूस्ड होगा? इसमें क्या इंड्यूस्ड होगा? ईएमएफ। और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो एक ऐसा सर्किट है क्लोज्ड, तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगा? करंट। तो इसका, इसमें बैटरी या कोई एसी सोर्स लगाया नहीं, लेकिन उसके बाद भी इसमें क्या आ गया? करंट आ गया। इसी को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद आया म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? इसके मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल पे पड़ेंगी, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ है, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। दूसरी वाली कॉइल में क्या इंड्यूस्ड होगा बेटा? ईएमएफ। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद आया? तो इस कॉइल में बैटरी है, एसी सोर्स है, तो इसमें करंट है। क्या इसमें कोई एसी सोर्स है? नहीं, लेकिन फिर भी इसमें करंट आ गया। क्यों? क्यों? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए इस चीज को मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं। मैंने आपको याद करिए दिखाया था ना एक चीज, ये देखो ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है ना। अब देखो इसमें बैटरी लगा रखी, एसी सोर्स नहीं है। अब इसमें करंट दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा? अब इसको मैं किसके पास ले जाऊंगा? देखो इसमें करंट इंड्यूस हुआ, इसमें कोई बैटरी है, तुम्हें एसी सोर्स दिख रहा है? नहीं। लेकिन इसमें से इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड बन रही कि नहीं बन रही? देखो सारे कंपास की डायरेक्शन दिख रही है, ये इधर नॉर्थ है इधर साउथ है ना? अब जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड को तुम इसके पास ले जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और बार बार कॉइल के मोशन की वजह से क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या इसका, इसमें इंड्यूस्ड होगा? करंट। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उस ईएमएफ की वजह से क्या इंड्यूस्ड होगा? करंट। और बल्ब क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। यही है। कहाँ? यहाँ पे लो रख दिया। और ये क्यों नहीं जल रहा है पता है? क्योंकि यहाँ बैटरी लगी है। यही अगर एसी सोर्स होता तो एसी सोर्स का करंट कैसा होता है? वेरिएबल। डीसी करंट का जो करंट होता है, डीसी वोल्टेज का, वो कांस्टेंट करंट है, इसीलिए रखने पे नहीं जल रहा है। एसी सोर्स लगा तो जलने लगेगा, क्योंकि उसका करंट क्या करता रहता है? चेंज। या तो तुम अभी इसको क्लोज करो, ऑन करो, ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, तब हो सकता है जनरेट हो जाएगा। आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, तभी ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस्ड। तभी ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस। और फिर क्या इंड्यूस होगा? करंट। बात समझ में आई? तो इसी प्रिंसिपल पर हमारा ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? समझ में आ गया? इतना नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नोट कर लो। ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अब सभी बच्चे हेडिंग नेक्स्ट डालेंगे वर्किंग। वर्किंग। आप सभी पहले बच्चे ये समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर बनता कैसे है। तो हमारे पास दरअसल कॉइल्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा? सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ए
वाओ, इतना अच्छा मैं कभी नहीं बनाया। ये पता है, ये पतली पतली प्लेट्स होती हैं सॉफ्ट आयरन कोर की। किसकी? सॉफ्ट आयरन कोर की। और यहाँ पे ये हम लोग कॉपर की कॉइल की वाइंडिंग करते हैं इसमें, और यहां से हम लोग एसी सोर्स को इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? इनपुट ऑफ एसी सोर्स। यहां पे वोल्टेज को इनपुट करते हैं, इन करते हैं, और यहां पे क्या मिलता है? आउटपुट। और बहुत ही टाइट वाइंडिंग होती है। क्या होती है बेटा? और यहां से क्या मिल रहा है? एसी सोर्स का आउटपुट। क्या मिल रहा है बेटा? आउटपुट। इस वाली कॉइल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। कौन सी कॉइल? और इस वाली कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल। कौन सी कॉइल? सेकेंडरी कॉइल। बोलो, समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। इसमें ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और इसमें क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। भाई इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहे होंगे ना प्राइमरी कॉइल में, और नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहे होंगे सेकेंडरी कॉइल के। और ये जो लगा हुआ है ये क्या है? सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन कोर। कोर क्यों कह रहे हैं? है तो सॉफ्ट आयरन, कोर क्यों कह रहे हैं? कोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देखो सोलेनॉइड के अंदर प्रेजेंट है। तो सोलेनॉइड के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसे कोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। ये कौन से ट्रांसफॉर्मर है पता है? ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। पूछो क्यों? क्योंकि देखो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में कम है, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है। दिख रहा है? अभी ये सब चीजें मैं बताऊंगा। फिलहाल कैसे बनता है ये समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया। तो वर्किंग सुनो। वर्किंग है, अब अगर इसमें से करंट जाएगा और यहां से करंट आएगा, ध्यान से समझना। यहां से करंट जा रहा है, फ्लो करते 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 नीचे से करंट आ रहा है, तो इसमें क्या जनरेट होगी बताओ? करंट है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब तुम सभी बच्चे बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो क्या ये केवल यही रहेगी? नहीं, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड रन करेंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से होते हुए इधर से होते हुए वापस आ जाएगी, ये भी इधर से होते हुए वापस आ जाएगी, और ये भी इधर से होते हुए वापस आ जाएगी। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नहीं निकल रही हैं? निकल रही होंगी हल्की फुल्की, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को सॉफ्ट आयरन कोर क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। याद है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ये जा रही है ऊपर से, ये जा रही है और ये जा रही है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है? इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? अट्रैक्ट, खींच लेता है। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करा के भेजता है। यही तो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और सॉफ्ट आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ही कैप्चर करके रखता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास होके जाती है? इधर वाली कॉइल से। जो इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो इधर से भी तो पास होके जाएंगी, या नहीं जाएंगी? पूरा तो सॉफ्ट आयरन कोर ही है ना, है कि नहीं है? और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड इसी के अंदर ही कैप्चर रहेंगी और पास होके निकलेंगी। इतनी बात समझ में आई है नहीं है? अब अच्छा सभी बच्चे बताओ, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो एक टर्न की बात करते हैं, एक टर्न की। एक टर्न, अगर इस एक टर्न से मैग्नेटिक फील्ड जा रही तो उसको क्या कहते हैं? फ्लक्स। एक टर्न से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जा रही उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स ही तो कहते हैं। तो क्या यहां फ्लक्स जनरेट हुआ या नहीं हुआ? और यही मैग्नेटिक फील्ड इधर भी गई, तो यहां पे भी उतने वही सेम मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि यहां से 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी 3 होगा, प्राइमरी कॉइल में भी। और इधर वाली इस वाली कॉइल का भी मैग्नेटिक फ्लक्स 3 होगा, क्योंकि 3 ही मैग्नेटिक फील्ड तो आ रही हैं। तो इस कॉइल और इस कॉइल के एक एक टर्न में फ्लक्स क्या होगा? सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो लिख लीजिए, फाई इन ईच टर्न, फाई इन ईच टर्न। फ्लक्स हर टर्न में फ्लक्स कितना है?
फाई। हर टर्न में फ्लक्स कितना है? फाई पता है ना कैसे निकालते हैं? फाई इज इक्वल टू बी ए, याद आया? फाई इज इक्वल टू बी ए। तो हर एक टर्न में कितना फ्लक्स है? फाई। तो इन ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल के हर एक टर्न में, प्राइमरी कॉइल के हर एक टर्न में कितना फ्लक्स है? बोलो, प्राइमरी कॉइल के हर एक टर्न में कितना फ्लक्स है? फाई। तो सेम यही फ्लक्स फाई इन ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल में भी होगा। बोलो, किस कॉइल में होगा बेटा? बोलो जल्दी से। सेकेंडरी, इस वाली कॉइल के भी हर एक टर्न में कितना फ्लक्स होगा? फाई। भाई अगर यहां से 3 मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही तो यहां का फ्लक्स 3 हुआ, यहां से भी तो 3 मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही हैं तो यहां का फ्लक्स भी 3 होगा। तो ईच टर्न का मतलब इस एक कॉइल और इस एक कॉइल का फ्लक्स कैसा होगा? सेम। लेकिन टोटल का सेम नहीं होगा, एक टर्न का, ईच टर्न का, हर एक टर्न का फ्लक्स क्या है? फाई। इन प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में भी कितना होगा? फाई। बोलो समझ में आया या नहीं आया? लेकिन अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं, मैंने क्या बोला बेटा? टोटल फ्लक्स। तो बताओ टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, बोलो क्या होगी? बोलो, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने प्राइमरी कॉइल में? एनपी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और एक टर्न पे कितना फ्लक्स है? फाई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे कितना होगा? एनपी फाई। समझ में आया? तो टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? बोलो बेटा, प्राइमरी कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, सभी बच्चों को फॉर्मूला पता होगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। पढ़ा या नहीं पढ़ा? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और यहां टोटल फ्लक्स कितना है? 5P। टोटल फ्लक्स कितना है? डी एन पी फाई माइनस अपॉन डी टी, यानी क्या आएगा? माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आया? माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी, माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। बोलो समझ में आया? नहीं आया? आया या नहीं आया बेटा? बोलो जल्दी से। अगर मैं प्राइमरी कॉइल के टोटल फ्लक्स की बात करूं तो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू फ्लक्स इन ईच टर्न। तो एक टर्न में कितना फ्लक्स था? फाई। तो टोटल टर्न कितने हैं? एनपी। तो एनपी इंटू फाई, टोटल फ्लक्स आ गया। मैंने कहा अगर फ्लक्स इतना है तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में कितना इंड्यूस होगा? पी इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई अपॉन डी टी। सही है नहीं? फाई की वैल्यू क्या है? टोटल फ्लक्स, एनपी इंटू फाई, एनपी बाहर आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारा क्या? टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। बोलो समझ में आया है नहीं? क्लियर हुआ? पक्का? अब बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। अब सेकेंडरी कॉइल का देखो। किसका देखना है बेटा? किसका देखना है? अब तुम खुद बताओ, सेकेंडरी कॉइल के हर एक टर्न में कितना फ्लक्स है? फाई। तो मैंने कहा टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा? सेकेंडरी कॉइल में टोटल फ्लक्स क्या होगा? बोलो। तो आप बोलोगे फाई एस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सेकेंडरी कॉइल में? एनएस। और एक टर्न में कितना है बेटा? एक टर्न में कितना फ्लक्स है? फाई। सेकेंडरी कॉइल में टोटल टर्न्स कितने हैं? एनएस। एक कॉइल में कितना फ्लक्स है? फाई। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा? एनएस इंटू फाई। तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, बताओ सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो बोलोगे ई एस इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी। तो क्या बोलोगे? माइनस डी एन एस अपॉन डी एन एस फाई अपॉन डी टी। तो माइनस आगे आ जाएगा, एन एस बाहर आ जाएगा, हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। ये आ गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया? तो प्राइमरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है? माइनस
एनपी डी फाई बाई डी टी। सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, माइनस एनएस डी फाई बाई डी टी। नोट कर लीजिए इतना। हमें जरा आप सभी बच्चे बताएं, यहां से जो फ्लक्स जा रहा था एक कॉइल से कितना था, 3। यहां से भी कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही, 3। तो इस टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, 5। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में ईच टर्न, हर एक टर्न में फ्लक्स कितना है, 5। लेकिन टोटल फ्लक्स तो सेम नहीं होगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा बेटा, 5 इन टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल क्या होगा, 5p इज इक्वल टू, एक कॉइल में अगर फ्लक्स 5 है तो टोटल कितने टर्न्स है, np। तो क्या हो जाएगा, np इंटू 5। अगर फ्लक्स है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है भाई, यहां एसी सोर्स है, तुम्हें पता है करंट आएगा जाएगा आएगा जाएगा, वेरिएबल करंट है, तो फ्लक्स में क्या हो रहा होगा, चेंज। अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा तो क्या ये इंड्यूस होगा, ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होने का फॉर्मूला क्या होता है आदित्य, माइनस डी 5p अपॉन डी टी। 5p की वैल्यू क्या है, np5। np बाहर ले लोगे, माइनस np डी 5 बाई डी टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। अब सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स कितना था, एक टर्न में 5, तो टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, ns इंटू 5। इंड्यूस्ड कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, माइनस ns डी 5 बाई डी टी। तो इतनी बात होपफुली समझ में आ गई होगी, इसको आप लोग नोट भी कर चुके होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, माइनस ns डी 5 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस np डी 5 बाई डी टी। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बेटा, क्या इतनी बात सभी बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल दूं, क्या निकाल दूं, रेशियो, तो मैं लिखूंगा ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल अपॉन ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। तो क्या होगा, माइनस एन पी डी 5 बाई डी टी अपॉन माइनस एन एस डी 5 बाई डी टी। डी 5 डी टी, डी 5 डी टी, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल अपॉन ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये आपका रिलेशन आ गया ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स में। अब तुम खुद सोचो, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल में तो ईएमएफ ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो ईएमएफ कम होगा। सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहा है, ईपी इज इक्वल टू एनपी। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में जितना ज्यादा होगा, प्राइमरी कॉइल में उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो अभी पिछले वाले में तुम्हें कहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दिख रहा है, सेकेंडरी या प्राइमरी, बोलो बेटा। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल का ज्यादा होगा, प्राइमरी कॉइल का कम होगा। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। तो अगर मैं इसी चीज को अब आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन में दिखाऊं, किस में दिखाऊं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इस चीज को बेटा ध्यान से देखना, तभी बुद्धि खुलेगी। इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। इधर देखो ध्यान से बेटा, ये तुम्हारा कॉइल है ट्रांसफॉर्मर का, सॉफ्ट आयरन कोर। स्टेप अप का मतलब क्या है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और सेकेंडरी कॉइल में क्या होंगे, ज्यादा। क्या कहते हो, सही बात है। अब तुम खुद देखो, नंबर ऑफ टर्न्स, ये प्राइमरी है सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो ये बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में फिर कम होगा, लेकिन सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो देखो लो वोल्टेज को किसमें बदल दिया, हाई। यही तो होता है स्टेप अप। आया समझ में नहीं, कितने बच्चों को आ गया, आया। सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ ज्यादा है क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। अच्छा स्टेप डाउन देखो, फिर से देखना इधर, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में कम। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज मच मोर इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो ईएमएफ किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। तो सेकेंडरी कॉइल में देखो आउटपुट कम पोटेंशियल मिलेगा तुम्हें,
तो मतलब पोटेंशियल क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हुआ, स्टेप डाउन। समझ में आया, क्लियर हुआ, कंफर्म नोट कर लीजिए इसको भी। चलो देखो बेटा, अगर मान लीजिए, अच्छा कभी कोई ऐसा, अच्छा मान लो कोई 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर आ जाए, 100% एफिशिएंट, 100% एफिशिएंसी रखने वाला ट्रांसफॉर्मर पहली चीज तो बना ही नहीं है। 100% कोई चीज नहीं होती, हाँ 99 तक अब बन चुका है कि 99% एफिशिएंसी देता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पावर इनपुट हम लोग जितना करें, बेटा ध्यान से सुनो, जितनी पावर इनपुट करें उतना ही हमें पावर में आउटपुट मिले। अगर पूरा का पूरा जितना पावर इनपुट कर रहे हैं पूरा उतना ही पावर हमें आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब वो 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर है। उस ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, 100% एफिशिएंसी होगी। होगी या नहीं होगी, उस ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, 100%। तुम जितना सोचो पावर दे रहे हो उतना पावर तुम्हें मिल जा रहा है, यानी कैसी एफिशिएंसी उस ट्रांसफॉर्मर की, 100%। और जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब 99 तक बनाया जा चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई आ चुकी है, ट्रांसफॉर्मर पे वर्क किया जा रहा है लगातार, 99% एफिशिएंस बन चुके हैं। ठीक है, अच्छा पावर इनपुट, पावर इनपुट कौन सी कॉइल से होता है, प्राइमरी। तो आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है ना, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, कॉस फाई की वैल्यू 1, तो ई पी इंटू आई पी, ये आई पी क्या है, आई आर एम एस करंट है, ये आर एम एस वोल्टेज है, इज इक्वल टू क्या बोलोगे पावर आउटपुट में, सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ, सेकेंडरी कॉइल का करंट, है ना। जरा इसको रेशियो लो, क्या लिखोगे, ईपी अपॉन ई एस। अच्छा तुम लोग सोच रहे होगे मैंने इसको कैपिटल ई क्यों बना दिया, है ना। तुम दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको ईपी ई एस कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल। तो ईपी आई, ईपी और ये नीचे आ जाएगा क्या, ईएस, क्या आ जाएगा, और ये आई एस अपॉन क्या हो जाएगा, आईपी। आपको क्या दिख रहा है, जो ईएमएफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, दिख रहा है, देखो ईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी, ईएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब समझ रहे हो, जहां का ईएमएफ सबसे ज्यादा होगा वहां की कॉइल का करंट सबसे कम होगा। और सीधी सी बात है भाई, हम अगर किसी करंट को भेजना चाहते हैं बहुत दूर तक तो वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, और पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो वहां का करंट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, करंट बहुत कम हो जाता है। समझ में आई बात। अब सभी बच्चों से मैं पूछता हूं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा होते हैं। तो ईएमएफ प्राइमरी कॉइल का कम होगा, ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल का ज्यादा होगा, तो करंट किस कॉइल का ज्यादा होगा, करंट प्राइमरी कॉइल का ज्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल में करंट कम होगा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ ज्यादा है तो सेकेंडरी कॉइल का करंट कम होगा। प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ कम है तो प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा स्टेप डाउन की हम अगर बात करें, किसकी बात करें बेटा, चलो बताओ स्टेप डाउन में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में कम। मतलब तुम कह सकते हो ईएमएफ किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ क्या होगा, कम। तो प्राइमरी कॉइल में अगर ईएमएफ ज्यादा है तो प्राइमरी कॉइल का करंट क्या होगा, कम, और सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ कम है तो सेकेंडरी कॉइल का करंट क्या होगा। बोलो समझ में आई बात। तो ओवरऑल हम लोग का रिलेशन क्या निकल के आया, ईपी अपॉन ईएस, सॉरी ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल टू आईएस अपॉन आईपी। ये ओवरऑल टोटल हमारा निकल के आया फॉर्मूला, देख रहे हो, ये दोनों बराबर है बट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट। ठीक है, तो सो इफ वी इंक्रीज वोल्टेज करंट डिक्रीजेस, ये पॉइंट लिख लेना। सो इफ वी इंक्रीज वोल्टेज कॉमा
डिक्रीज इन करंट। जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। हाँ वर्षा क्या, वर्षा इज माई पड़ोसन। हो गया, नोट कर लीजिए। तो कितने बच्चों को यहां तक का ये रिलेशन समझ में आ गया है? 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, जितना आप पावर इनपुट करो उतना पावर क्या मिल जाए, आउटपुट। ठीक है, यानी पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। यहां पे हम ये जो आपका कंडीशन देख रहे हैं, ध्यान से सुन लो, ये जो कंडीशन आई है 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर के लिए आई है। ये जो कंडीशन है किसके लिए है, 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशन है। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे, कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़े मोड़े टॉपिक बचे हैं, कल आपका अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, यानी फर्स्ट बुक आपकी होती खत्म।